नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने सन 2060 का पार्ट 2 यानी भाग 2 पेश है। यहाँ तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और हम 3 सॉल्व किए थे, वो क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पीय था, जो 1-1 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आया था वो भी 1-1 नंबर का था, और जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका 2-2 अंकीय था, और क्वेश्चन नंबर जो 4 आया है ये भी 2-2 अंकीय क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर टेन थीटा आपको लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, यहाँ पर हम LHS लेंगे। देखिए LHS हम यहाँ लिख देते हैं, LHS लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS हमारा क्या है, तो LHS में क्या दिया हुआ, साइन थीटा। देखिए दो साइड है, एक इसको LHS कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, ये LHS ले रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कहीं भी समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। पहला नंबर, त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं वो आपको बेहतरीन से आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी हम आपको यहाँ एक एक सूत्र फार्मूला लिख करके आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ करना क्या होगा, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला है वो हम लगा देंगे। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है आप याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है, फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और यहाँ कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला आया है तो ये होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला और होता है जो साइन के रूप में है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ लगाना है कॉस 2 थीटा का, क्यों, क्योंकि हमें टेन थीटा लाना है। टेन थीटा कब आएगा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। देखिए यहाँ हमारे पास दो फार्मूले हैं, हम इसमें से कौन सा लगाएंगे ये सवाल है। तो यहाँ सवाल, इस बात को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हमें लाना क्या है। तो हमें लाना है टेन थीटा, लाना क्या है, टेन थीटा सिद्ध करके। अगर कॉट थीटा लाना होता तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन हमें टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें लाना है, ऊपर साइन लाना है, नीचे कॉस लाना है। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के रूप में लगाएंगे तभी तो कॉस प्राप्त होगा ना। अगर साइन के रूप में लगा देंगे तो साइन प्राप्त हो जाएगा, काम मामला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं फार्मूला। क्या देखते हैं, साइन थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा ऐसे रहेगा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला अभी हमने यहाँ पर बताया। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, उसी के स्थान पर रख देना है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए, चाहे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, 1 ऐसे ही रहेगा आपका, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, 1 आपका कैंसिल हो रहा है। देखिए 1 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा, देखिए इसमें साइन थीटा ऊपर कॉमन हो रहा है। देखिए कॉमन हो रहा है ना, तो कॉमन कर देते हैं, साइन थीटा आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा हट गया तो क्या बचेगा, 2 cos थीटा बचेगा। देखिए प्रत्येक मॉडल पेपर को आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप समझते हुए चलेंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से cos थीटा, देखिए 1 कैंसिल हो गया। देखिए इसमें 1 कैंसिल हो गया तो इसमें cos थीटा कॉमन हो रहा है, तो cos थीटा आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा और प्लस का 2, और यहाँ से देखिए एक कॉमन होगा तो एक ही तो बचेगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर लगा देते हैं, बगल में लगा देते हैं, आप लोग केवल देखते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ नीचे लगा देंगे तो वीडियो में नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या बचा आपका, साइन थीटा बटे cos थीटा ही तो बचा है आपका। तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो आपका बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का आपका समाप्त हुआ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसकी ओर हम बढ़ते हैं। ख नंबर हमारा क्या कह रहा है, ख नंबर हमारा कह रहा है
कह रहा है बिंदु 4 का -1 और -2 का -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाज्य करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, सरल रेखा का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन जो दिया है 4 कामा -1 और -2 कामा -3। तो मान लेते हैं 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु बी है, ये है और ये क्या है, बी है। इनको मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाज्य करने वाले, मतलब ये जो रेखा है इसको सम त्रिभाज्य करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इनको अगर सम त्रिभाज्य किया जाए, मतलब 3 बराबर भागों में बांटा जाए, तो 2 बिंदु प्राप्त होंगे, एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, तब ये सम त्रिभाज्य हो जाएगा, मतलब 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बिंदु सी है जो त्रिभाज्य मतलब करता है, और डी, बिंदु सी और डी क्या करते हैं, इस रेखा को त्रिभाज्य करते हैं। तो अगर बिंदु सी की बात करें तो इस रेखा को कितने अनुपात में काटती है, तो 1:2 के अनुपात। देखिए इधर एक खंड है और इधर 2 खंड है, देखिए एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ, तो 1:2 के अनुपात में बिंदु सी विभाजित करता है। और बिंदु डी की बात करें तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। समझिए, इधर एक खंड, 2 खंड, 2 खंड है और एक ये, तो 2:1 का अनुपात हुआ। तो जब हम बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे तो जो अनुपातिक मान प्राप्त होगा वो 1:2 के अनुपात में होगा, और जब बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे तो 2:1 का अनुपात लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू क्या लिखा है, इसका निर्देशांक कितना दिया है ये का, तो 4 कामा -1 दिया है, और बी का निर्देशांक की बात करें तो -2 कामा -3 दिया हुआ है। तो ये है x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिंदु सी का मान निकालना है, तो बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के, क्योंकि एक निर्देशांक ये प्राप्त होगा, एक बिंदु ये प्राप्त होगा, 2 बिंदु प्राप्त होंगे समत्रिभाज्य में। बिंदु सी के निर्देशांक, तो बिंदु सी के निर्देशांक के लिए अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता होगा मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला, जब अनुपातिक मान में काटते हैं तो क्या होगा, x1 m1 होता है, सॉरी m1, देखिए m1 है, समझिएगा m1 मतलब वही अनुपातिक मान, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा जब आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा था, सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, उसमें पढ़ाया गया था। ठीक है, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। याद आया ना फार्मूला, आपको पढ़ाया गया था तब। चलिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 का मान कितना दिया है, तो हमने बताया कि m1 का मान, देखिए सी बिंदु के लिए तो क्या है 1 है, तो m1 का मान 1 है। x2 की बात करें तो x2 का मान -2 है, प्लस m2 की बात अगर हम करें तो m2 का मान 2 है, और x1 की अगर हम बात करें तो x1 का मान कितना है, 4 है, और बट्टे कितना आ जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे m1 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान कितना है, -3 है, m2 का मान कितना है, तो m2 का मान है 2 है, y1 का मान की बात करें तो -1 है, बटे m1 का मान 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर बराबर करें -2 प्लस 8 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा कितना, 6 बटे 3 कामा कितना आ जाएगा, -5 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 2 कामा -5 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ बिंदु डी के निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर दूसरा यहाँ बगल में लगा दे रहे हैं, बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक। तो फार्मूला फिर वही हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ अनुपातिक मान जो लेंगे, देखिए बिंदु डी का तो 2:1, यानी m1 का मान 2, m2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं m2 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर 2, और m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो m2 बराबर 1 हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं ध्यान रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है फार्मूला जो हमारे पास है वो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा लगाएंगे m1 y2 प्लस m2। देखिए अंदर चला जा रहा, थोड़ा इसका खिसका लेते हैं बगल में। देखिए यहाँ से क्या गया, m1 x2 प्लस m2 x1 कामा m1 y2 प्लस
2y1 अपान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब शायद आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। देखिए चलिए वैल्यू रखते हैं। m1 का मान कितना दिया है, तो m1 का मान 2, x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान -2 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान कहें तो m2 का मान कितना दिया हुआ है, m2 का मान 1 दिया हुआ है। x1 का मान बात करें तो x1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, बटे m1 का मान 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 बात एक ही है। m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 2 गुणे y2 का मान कितना दिया हुआ, तो y2 का मान -3, प्लस m2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान -1 दिया है। m1 का मान कितना 2 है, m2 का मान कितना दिया, 1 दिया है। ठीक है, इसको सारा दो दूनी कितना जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3, ऐसे 2 3 6 -1 आ जाएगा बटे 3, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बटे 3 -7 बटे 3 कितना आ जाएगा, 0 -7 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बिंदु के निर्देशांक समत्रिभाज करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया, एक। चलिए घ नंबर क्वेश्चन करा, किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दो गोला है हमारे पास, एक ठोस गोला है और एक ठोस अर्धगोला है। ठीक है, जो ठोस गोला है और जो ठोस अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, इनका त्रिज्या नहीं पता है तो त्रिज्या मान लेते हैं। माना पहले ठोस गोले की त्रिज्या r1 तथा दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या r2 है, ये मान लिया गया। ठीक है, तथा इनका आयतन क्रमशः B1 तथा B2 है। यानी पहले ठोस का आयतन B है तथा दूसरे ठोस का आयतन B2 है। ठीक है, B1 तथा B2 है। अब प्रश्नानुसार जैसा कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्न को समझिए। कह रहा है इनका प्रश्नानुसार, कह रहा है इनका क्षेत्रफल दोनों का है क्या है, बराबर है। मतलब जो ठोस गोला है उसका क्षेत्रफल और जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या होगा, पहले ठोस का क्षेत्रफल यानी पहले ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दूसरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला ठोस गोला है तो ठोस गोला का जो फार्मूला होता है 4πr² है, तो r1 हो जाएगा, बराबर दूसरा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का अगर बात करें तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का फार्मूला जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का 3πr² का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कहता तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अर्धगोला जो है वो संपूर्ण पृष्ठ है, क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें क्या होगा 3πr² का स्क्वायर होगा। ठीक है, नहीं 3πr² होता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो r2 का मान है तो यहाँ r2 का मान आ जाएगा। ठीक है, पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4 पाई तो कैंसिल हो गया है, ये पाई कैंसिल, तो r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब r1 बराबर आ जाएगा 3, देखिए 3 का वर्गमूल कितना होगा, देखो स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल निकलेगा, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3 रहेगा बटे, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, अब r2 का वर्गमूल कितना होगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझिए, कह रहा है इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है, तो आयतनों में अनुपात जो होता है वो हम क्या करेंगे, B1/B2 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, B1/B2, तो यहाँ से आ जाएगा B1/B2। तो B1 का फार्मूला 4/3 पाई r1 का क्यूब, ये हो जाएगा बटे, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब होता है तो r के स्थान पर क्या जाएगा r1 का क्यूब। अब इसमें दूसरा क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का क्या होता है 2/3,
2/3 पाई R2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो, बचा क्या, तो 2 दूनी 4 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा B1/B2 बराबर जो बचा वो 2R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे क्या, एक काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ से B1/B2 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा। R1 का मान कितना दिया है, तो R1 का मान ये रहा समीकरण 1 से। R1 का मान कितना है, तो √3/2 R2 का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब लगा है तो क्यूब ऐसे रहेगा, बटे क्या रहेगा R2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो इधर बगल में लगा देते हैं, B1/B2 बराबर हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा, √3 का क्यूब कितना होगा 3 होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, R2 का क्यूब ऐसे रहेगा, बट्टे कितना हो जाएगा R2 का क्यूब। R2 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए √3 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, 3 सॉरी क्या आ जाएगा 3 आएगा, ध्यान रखिएगा। R2 का मतलब √3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और बटे 8, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है, आप एक बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, इतना ध्यान रखिएगा। तो B1/B2 बराबर क्या आ गया, देखिए 2 1 2 2 4 8, तो 3 बटे कितना आ गया 4 आ गया। अब B1/B2 रेशियो कितना 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में भी सभी खंड हैं जिनको करना है, और ये खंड जो है वो 4 नंबर के, अभी तक 2 अंक के सवाल थे, अब 4 अंक के। नंबर 5 कह रहा सभी खंड कीजिए, यानी इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, और चारों क्वेश्चन जो होंगे वो 4 नंबर के होंगे। तो यहाँ से अब 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए √7 एक प्रमेय है। तो मान लेते हैं सबसे पहले क्या माने, माना √7 एक परमेय संख्या है, विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, परमेय संख्या है, और जब 7 एक परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या जो है √7 बराबर क्या होगा, ये अपान b के रूप में होगा। ये आपको पढ़ा जा चुका है कि कोई परमेय संख्या ये अपान b के रूप में अगर है तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ ये और b दो पूर्णांक है, मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये मान कर चलिएगा। ठीक है, और भाज्य भी नहीं है कि दोनों साथ साथ भाज्य हैं, ये भी कंडीशन नहीं है कि किसी संख्या से ये भाज्य हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बराबर कितना आ जाएगा √7 b आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना, ये स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर 7 से भाज्य है ना, क्योंकि ये स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर के, मतलब 2 लोगों के गुणनफल के बराबर है। जब 2 लोगों के गुणनफल के ये बराबर है तो जाहिर सी बात है ये भाज्य संख्या है। तब किससे भाज्य है, 7 ही से भाज्य है, अतः ये स्क्वायर 7 से भाज्य होगा, भाज्य है, अतः ये स्क्वायर क्या है 7 से भाज्य। अब जब ये स्क्वायर 7 से भाज्य है तो ये भी मतलब ये भी 7 से भाज्य होगा, क्योंकि अगर वर्ग भाज्य है किसी संख्या से तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से भाज्य होता है। तो ये स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, ये होगा, मतलब ये भी 7 से भाज्य होगा। और जब भाज्य होगा तो ये बराबर कितना होगा 7c, मान लेते हैं 7 से ये में भाग देने पर c आता है, ये मतलब देखिए ये भी 7 से भाज्य है, तो 7 से भाग देने पर ये को कितना आता है c प्राप्त होता है। अब ये मान उठा करके तो समीकरण हम 1 मान लेते हैं, यह मान 1 में रखने पर, अब जब 1 में रख देंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 7c का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या स्थान पर इतना जाएगा। तो 7 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7b स्क्वायर। अब 7 यानी 7c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इसलिए b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा कि जो b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर, इसका मतलब क्या है b स्क्वायर भी 7 से भाज्य है, क्योंकि देखिए ये दो गुणन कहा गया ना, अतः क्या होगा b स्क्वायर भी 7 से भाज्य है। अब जब b स्क्वायर भी 7 से भाज्य है तो b भी 7 से भाग हुआ, अतः b भी 7 से भाज्य होगा।
अब बात को समझिए, मतलब यहाँ से कंडीशन समझिए और यहाँ से कंडीशन समझिए। देखिए ये भी 7 से भाज्य है और बी भी 7 से भाज्य है। इसका मतलब क्या है कि ये और बी का सहभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। अतः ये और बी का सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य गुणनखंड 7 है। मतलब सहभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 ही तो है। ये को भी 7 से विभाजित कर रहा है, बी को भी 7 से विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये और बी का क्या है, 7 गुणनखंड आ रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्या है, जो कि विरोधा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि ये और बी का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये परमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि यहाँ पर ये और बी का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, और लास्ट में क्या निकल रहा है, सहभाज्य गुणनखंड निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका विरोधाभास ही तो आया, और जब विरोधाभास है तो इसका मतलब परमेय नहीं क्या होगा, अपर्मेय होगा। अतः √7 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वें का सलूशन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। देखिए क्वेश्चन नंबर खा ये लिखा हुआ है, यदि साइन बी प्लस सी प्लस ए। तो क्वेश्चन नंबर खा हम देखते हैं, चलिए देखते हैं, पन्ना पलट करके यहीं से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, देखिए दूसरी तरफ हम लिख करके दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर खा, बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर खा हमारा कह रहा है, कहा ये साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर कास सी माइनस ए माइनस बी बराबर tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1। मतलब क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को समझिए। खा नंबर क्या रहा, कह रहा साइन, देखिए हल कर रहे हैं, साइन बी प्लस सी माइनस ये बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। देखिए क्योंकि ये इसके बराबर भी है, ये भी इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है, ये हमारा दिया हो, साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, साइन इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहले, साइन बी प्लस सी माइनस ये बराबर, साइन कितने का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान, साइन साइन करता है, मैंने बी प्लस सी माइनस ये बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्या है, कास सी प्लस ये माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है, यानी कास सी प्लस ये माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो कास सी प्लस ये माइनस बी, कास कितने का मान 1 होता है, तो कास 0 का मान 1 होता है, तो कास 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, कास 0, कास कास खत्म, सी प्लस ये माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये समीकरण के अंदर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, tan ये प्लस बी माइनस सी बराबर 1। tan कितने का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan ऐसे रहेगा, ये प्लस बी माइनस सी बराबर कितना जाएगा, tan 45, तो कितना जाएगा, ये प्लस बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 45। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 2 3 को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हम भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ये बात को समझिए। तो यहाँ से देखिए, इसमें b प्लस का b माइनस का b प्लस का यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। कौन कौन समीकरण, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो c का मान निकल आएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो c का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हमें समीकरण को हल कर लेंगे, बस ए बी सी का मान निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें चूंकि यहाँ ए बी और सी का मान ही निकालना है। देखिए ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है हमारा दिया है ऊपर, ये दिया है बी प्लस सी माइनस ए, यानी बी
प्लस सी माइनस ये बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। समीकरण 2 क्या दिया है, तो ये देखिए माइनस बी और प्लस सी और प्लस ये तो दिया है। देखिए इसको सही क्रम में लिख रहे हैं, तो बी के नीचे बी वाला लिख रहे हैं, सी के नीचे सी वाला लिख रहे हैं और ये के नीचे ये वाला, बराबर कितना दिया है 0। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण क्या था 2 है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बी कैंसिल, ये कैंसिल, क्या जाएगा 2c बराबर कितना हो जाएगा 90, इसलिए c बराबर कितना आ जाएगा 90/2, इसलिए c बराबर कितना आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। एक आंसर हमारा आ गया। जब समीकरण हम क्या सॉल्व किए, 1 और 2 को सॉल्व किए। अब 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। जब 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तो ये का मान निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, बात को समझिए, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी प्लस ये माइनस बी बराबर 0, और उसके बाद क्या दिया है माइनस का सी और प्लस का ये और प्लस का बी बराबर हो जाएगा 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 45, इसलिए ये बराबर कितना आ जाएगा 45/2 आ जाएगा। ठीक है, 45/2 ये हमारा आ जाएगा जो है ये, और मतलब किसका आ गया सी का मान। आप समीकरण का 3 और 1 को सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 3 और 1 को सॉल्व कर लेते हैं तो बी का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से सबका मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 क्या है, बी प्लस सी माइनस ये, और उसके बाद बी माइनस सी और माइनस ये, देखिए प्लस ये, देखिए ये समीकरण 1 हमने ऊपर लिखा बराबर कितना है 90 डिग्री, और समीकरण 2 यहाँ पर दिया है, तो समीकरण यहाँ पर दिया है, देखिए ये दिया। समीकरण 3 क्या है, देखिए प्लस बी है, बी लिखिए, माइनस सी है, माइनस सी लिखिए, प्लस ये लिखिए, ये लिखिए, बराबर कितना दिया है 45 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये कैंसिल, देखिए ये कैंसिल, सी 2, बी बराबर कितना है 5 और 9 4 13, 135 डिग्री है, बी बराबर कितना आ जाएगा 135 कितना आ जाएगा 2 आएगा। ये बी का मान निकल गया। इस तरीके से ये बी और सी का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ख का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग का सलूशन। चलिए गा का क्वेश्चन क्या हम समझेंगे, सब बात को समझिए। पेज हमारा आ चुका है और गा को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गा नंबर हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ से समझिएगा, यदि बिंदु P यम कामा 3 और बिंदु -2/5, 6 और बिंदु B जो दिया है 2, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, मतलब ये तीनों एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं, तो यम का मान निकालना है। ठीक है, मतलब क्या दिया है कि तीनों एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं। बात को समझिए, ये P है और ये क्या है, ये है, और ये क्या है B है, तीनों एक ही रेखाखंड पर है। इसका निर्देशांक कितना है, यम कामा 3 है, और इसका निर्देशांक कितना है -2/5, 6 है, और इनका निर्देशांक कितना है 2, 8 है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या है, संरेख हैं। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है वो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होता है। वही प्रतिबंध हम लगा देते हैं। अगर तीनों एक ही रेखा में हैं तो संरेख होते हैं, और संरेख होने का प्रतिबंध यही फार्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, x1 का मान देखिए, x1 है, ये y1 है, ध्यान दीजिए, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। ये आप सरल रेखा में पढ़ चुके हैं भैया। तो यहाँ x1 का मान कितना है, यम है, तो यम रखेंगे। y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान है 6, माइनस y3 का मान कितना है 8, ये रख देंगे। x2 का मान कितना है, तो माइनस का, देखिए यहाँ से आ जाएगा, देखिए प्लस पहले से और -2/5 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 2/5। y3 का मान कितना दिया है, तो y3 का मान 8 है, y1 का मान कितना दिया है, तो 3 है, x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 2 है, y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान 6 दिया है, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 8 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2m हो जाएगा। उसके बाद -2/5, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा,
प्लस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बार 3 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। 5 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2m माइनस का 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। माइनस से सब कैंसिल हो जाएंगे तो यह जाएगा 2m और 6 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8/2 हो जाएगा। 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यानी m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर यहाँ से देखेंगे तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा, m बराबर, तो m बराबर 4 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा किसका सोल्यूशन था, तो ये गा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आइए देखते हैं घा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपको समस्या आएगा कहीं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। घा नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन का आंसर देखते हैं। 2 पेज आ गया था। देखिए घा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो घा नंबर कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, द्विघात समीकरण को या द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मूल क्या है, वास्तविक है। तो समीकरण के नोट कर लेते हैं, 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 बराबर 1। देखिए ये सब 4 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x - 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x - 3 बटे आपस में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। इसका बड़ा इसमें करेंगे 2 पंचे 10x हो जाएगा। इसका बड़ा इसमें करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा। इसका बड़ा इसमें करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 कितना हो जाएगा, 3x कितना हो जाएगा 2x और 1x 3x का 5 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 2x²। 10 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 13x और प्लस का कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस का 13x और प्लस का 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3x - 8। इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो 2x² माइनस का 13x और माइनस का 3x और प्लस का 15 और प्लस का कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2x² 13 3 कितना माइनस का 13 3 16x हो जाएगा और 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 जो हो जाएगा 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा बराबर 0। 23 दूना कितना हो जाएगा 46। 23 दूना 46। 46 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 16 आ जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा, सीधे 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सीधे 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लगा देते हैं सीधे 4 का सूत्र लगा देते हैं। सीधे 4 का सूत्र लगा देंगे, सीधे 4 के सूत्र से। तो यहाँ क्या जाएगा, x बराबर -b होता है तो माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस माइनस √b² होता है तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। माइनस 4ac होता है, 4 गुणे ये का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है तो 23 है और बटे 2 ये होता है 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -16 प्लस माइनस √256 माइनस देखिए 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 के 4 और 8 दूनी 16 16 2 कितना हो जाएगा 18 बटे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 16 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस देखिए 256 में से 184 का कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से माइनस देखिए कैंसिल होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ क्योंकि 16 का मान कितना है माइनस भी होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, देखिए -16 है तो +16 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जगह प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 72 को लिख लीजिएंगे, देखिए 6√2 आ जाएगा, 6√2 बटे 4 2 3 6 2 दूनी 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस 3√2 बटे कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये हमारा इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है घा का सॉल्यूशन। अब जो हम आगे देखेंगे वो है 4 नंबर क्वेश्चन का। अगली बार जो तीसरे पार्ट में हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अगर पार्ट आप नहीं देखें, सेट नंबर 1 ही चल रहा है। सेट नंबर 1 का पार्ट 1 हम पहले बता चुके हैं, पार्ट 2 था। अब सेट नंबर 1 का पार्ट 3 आएगा।